हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मास धातु। मास धातु की जो व्युत्पत्ति हुई, मास शब्द संस्कृत के माठ धातु से निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है मान अर्थात मापन योग्य होता है, मतलब जिसे नापा जा सके उसे क्या कहते हैं, मास कहते हैं। शरीर की सब धातुओं में वर्णित प्रथम रस एवं रक्त द्रव रूप में स्थित होती हैं। सबसे पहले घनत्व को प्राप्त कर मूर्त रूप ग्रहण करने के कारण यह मापन योग्य हो जाता है, अतः अब इसे मास संज्ञा प्रदान की गई है। मतलब जितनी भी पहले हमने पढ़ी, जैसे रस पढ़ा, रक्त पढ़ा, वो किसे, वो लिक्विड इन नेचर थी। ये पहली ऐसी धातु है जो सॉलिड इन नेचर है, जिसे नापा जा सकता है। ठीक है। निरुक्ति शरीरस्य पुष्टिकरम अव्यच्छेदका पेशी स्नायवादि रूपेण संधि बंधनास कुंचन प्रसारण आदि करा धातु मास नाम। तो ये इसकी निरुक्ति आपको याद करनी पड़ेगी। जो शरीर को पोषित करता है, पेशी स्नायु आदि रूप में अवयवों का आच्छादन करता है यानी कवच ढकता है, संधियों का बंधन तथा कुंचन प्रसारण करता है, उसे मास धातु कहते हैं। किसी को श्लोक नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी याद करके भी आपके नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे। हाँ, जिसको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, जैसे 70 से ऊपर जाना है, 70 80 से ऊपर जाना है, तो उसको तो श्लोक याद ही करने पड़ेंगे। पर्याय हैं पिश्चित, तरस, ग्रीव्य, त्रव्य, अमिश और पलल इत्यादि। मास धातु की उत्पत्ति, तो ये तो श्लोक सबको याद ही करना पड़ेगा, मैंने पहले बता दिया। रसाद रक्तम ततो मासा मसान में ततो अस्थिचा अस्थिनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रादिकर प्रजाए थे। तो ये वाला श्लोक आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। रसाग्नि से पाचित होकर बना आहार रस, जब रस व स्रोतों में पहुँचता है तब वहाँ उपस्थित रसाग्नि, तो इस आहार रस का पाक होता है। इसका परिणाम स्वरूप सार, प्रसाद तथा किट या मल रूप की उत्पत्ति है। सार भाग के दो रूप होते हैं, इस सूक्ष्म तथा स्थूल। स्थूल भाग से पूर्व विद्यमान रस धातु का पोषण या उत्पत्ति होती तथा सूक्ष्म भाग का एक अंश से धातु तथा दूसरे अंश से उत्तर धातु का निर्माण अंश की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार क्रम से रस से रक्त धातु तथा रक्त से मांस धातु का निर्माण एवं पोषण होता है। ठीक है। अब इसको फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे आपने पंच महाभौतिक आहार का सेवन किया, कोई भी मतलब खाना वगैरह खाया, तो सबसे पहले उस पर जठराग्नि कार्य करिए, मतलब डाइजेस्टिव पावर, तो वो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक सार भाग मतलब ग्लूकोज वगैरह बन गया, एक मल भाग माने पुरीश और मूत्र के रूप में आपके शरीर से निकल गया। फिर उस पर रसाग्नि की क्रिया हुई, तो मूल रूप कफ की उत्पत्ति हो गई, स्थूल रूप रस धातु की उत्पत्ति हुई, और सूक्ष्म रूप मतलब सार भाग के दो पार्ट हो गए। एक तो मल भाग हो गया और दूसरा सार भाग। फिर फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होते, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल धातु से रस धातु का नरिशमेंट, पोषण वगैरह सब कुछ रस धातु का चलेगा। फिर सूक्ष्म भाग से क्या होगा, सूक्ष्म भाग से दो चीज़ें बनेंगी। एक तो उसकी उपधातु बनेगी, जैसे स्तन्य और आर्तव, और दूसरे से बनेगा रक्त निर्माणांश। ठीक है। ये आगे चल के रक्त का निर्माण करेगा। तो इस पर रक्त निर्माणांश पर जब रक्ताग्नि की क्रिया होती है तो फर्दर वो भी 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है, मल, स्थूल और सूक्ष्म। तो जो मल भाग होता है वो तो निकल जाएगा। स्थूल भाग जो होता है वो रक्त धातु को निर्माण करेगा और पोषण करेगा। ठीक है, मेंटेन करेगा मतलब रक्त धातु को। और सूक्ष्म भाग जो होगा वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उससे उपधातु बनेगी कंडरा सिरा और एक मांस निर्माण अंश। फिर उस पर मांसाग्नि क्रिया होगी। तो मांसाग्नि क्रिया होने के बाद वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होगा, मल भाग, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। मल भाग में खामल हो जाएगा, मतलब खाली स्थानों का मल, जैसे नाक, कान। ठीक है। स्थूल भाग से मांस धातु का नरिशमेंट और पोषण होगा और मांस धातु बनेगी। ठीक है। सूक्ष्म भाग से जो बचा हुआ मतलब सार भाग है, उससे सूक्ष्म भाग, उससे मेद निर्माण अंश बन जाएगा और इसकी उपधातु बन जाएगी षट, त्वचा और वसा। ठीक है बच्चों। वयम तेजासाम रक्त ऊष्मा चाभिसंयुक्तम स्थिरता पायपमाशनाद स्व ऊष्मणा पक्वीम तत्। आचार्य चरक के अनुसार वायु जल तेज की ऊष्मा से संयुक्त तथा अपनी अग्नि से पक हुआ रक्त स्थिर हो जाता है, तब उसे मांस कहते हैं। इन्होंने कहा रस धातु किसे मांस धातु कैसे होती है, जब उस पर महाभूत कार्य करते हैं तथा उस पर अग्नि की उष्मता होती है, तो वो जो उसका लिक्विड वाला नेचर था वो सूख जाता है। सूखने के बाद वो एक ठोस पदार्थ का मतलब नेचर लेता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मांस धातु कहते हैं। ठीक है। मांस का पंच महाभौतिक संगठन की बात करें, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार मांस में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। मांस पृथ्वीवम। ठीक है। सुश्रुत संहिता के श्लोक नंबर 15/9 का टीका करें भानुमति टीका में। ठीक है, चक्रपाणी ने। मांस धातु के उपधातु वसा एवं षट्वचा, मसाद पजाद त्वचा षट त्वचा। ठीक है। मांस धातु का मल है, खामल है। ठीक है। मांस धातु के कार्य,
मांसम शरीर स्पुष्टम मेधश्च, मांस धातु शरीर एवं मेध धातु की पुष्टि करता है। मांसा लेप, आचार्य भागवत ने मांस धातु का कर्म लेपन बताया। फिर मांसवा स्रोतस मांसवहा, मांसवहा नाम च स्रोता नाम स्नायु मूलम त्वक च, मांसवहा देत्रो मूलम स्नायु त्वक रक्तवानिश्च ध्वनिया। तो आचार्य चरक ने मांसवहा स्रोतस का मूल स्नायु और त्वचा को बताया। आचार्य सुश्रुत ने मांसवहा स्रोतस युग्म बताया है, इसके मूल स्नायु त्वचा एवं रक्तवानिश्च ध्वनिया। युग्म मतलब दो चीज़ें बताई हैं उन्होंने, एक तो इन्होंने स्नायु और त्वचा तो माना है आचार्य चरक वाला, साथ में इन्होंने रक्तवाणी धमनियाँ भी मानी। ठीक है। मांस धातु क्षय के लक्षण, मांस क्षय स्फिक ग्रीवो उदर शुष्कता, यानी कि मांस अगर क्षय हो जाएगा तो विशेष रूप से मांस धातु के क्षय होने पर विशेष रूप से स्फिक माने नितंब प्रदेश, ग्रीवा एवं उदर में शुष्कता हो जाती है। मांस क्षय स्फीक गंडो उष्ण उपस्थ उर्वक्षता कक्ष पिंडिक ओदर ग्रीवा शुष्कता रोक्षितोंदो गात्राणाम सदनम धमनी स्थल्यम चा। यह चाहे सुश्रुत का कॉन्सेप्ट है। पहला वाला आप श्लोक याद कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, दूसरे की सिर्फ हिंदी याद करेंगे। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने मांस धातु के क्षय होने पर स्फिक गंड ओष्ठ उपस्थ यानी कि जनेन्द्रिय उरु वक्ष कक्षा पिंडिका उदर एवं ग्रीवा में शुष्कता आ जाती है, शरीर में रुक्षता तोंद सर्वांग पीड़ा एवं धमनियों में स्थिरता भी उत्पन्न हो जाती है। मांस क्षय अक्षी गलानी गंड स्फिक शुष्कता संधि वेदना। आचार्य भागवत क्या कह रहे हैं? आचार्य भागवत ने मांस धातु के क्षय होने पर अक्षीय गलानी यानी निंद्रियों में दुर्बलता, गंड एवं स्फिक प्रदेश में शुष्कता, संधियों में वेदना होना बताया। अब मांस धातु वृद्धि के लक्षण पढ़ेंगे तो मांस स्फिक गंड ओष्ठ उपस्थ उरु बाहु जंगासु वृद्धि गुरु वत्तम चा। आचार्य सुश्रुत ने मांस धातु की अति वृद्धि में स्फिक गंड ओष्ठ उपस्थ उरु प्रदेश बाहु एवं जंगा में अति वृद्धि तथा शरीर में भारीपन उत्पन्न होता है। मतलब ये जो होंगे मांस एकदम लटक जाएगा। ठीक है, देखा नहीं होगा कुछ लोगों को बहुत लटका हुआ था। स्फिक प्रदेश का, गंड प्रदेश का, उष्ठ प्रदेश का, उपस्थ प्रदेश का और उरु बाहु मतलब जो उनकी जो मसल्स वगैरह होंगी वो ओवर ग्रोथ हो जाएंगी तो लटकने लगेगा मांस। ठीक, मांस गंड अवरुद्ध ग्रंथि गंडो उरु उदर वृद्धिता कंठ आदि ऊर्ध्व कंठ आदि अश्व अधिमास चा। बढ़ी हुई मांस धातु गलगंड गंडमाला अवरुद्ध ग्रंथि रोग तथा गंड उरु एवं उदर में वृद्धि करता है, कंठ आदि में अधिमास हो जाता है। मांस सार पुरुष के लक्षण। ठीक है, पहला वाला सिर्फ आप हिंदी याद करेंगे, दूसरे वाले श्लोक याद कर लेंगे। ठीक है। आचार्य चरक ने मांस शंख ललाट करटिका अक्षी गंड हनुगिरवा स्कंद्रो औन कक्ष वशा पाणी पाद संध्या स्थिर गुरु शुभ मास उपिचिता मास साराणाम सा सरता क्षमा धरती आलोलम लयम वित्यम विद्या सुखम अर्जवम आरोग्यम बल आयुषो दीर्घम चाष्टे। ठीक है। आचार्य चरक ने मांस की शरीर में शुद्धता होने पर पुरुष के संग कृटिका मतलब ग्रीवा के पीछे का भाग, नेत्र गंड हनु ग्रीवा स्कंद उदर वक्ष कक्ष हस्त पाद की संधि स्थिर गुरु शुद्ध मांस धातु में व्याप्त हो जाती हैं तथा शरीर में निम्रता नहीं रहती आदि लक्षण वर्णित किए गए। जिस पुरुष में मांस सारता होती है उसमें क्षमा धृति आलोल्य धन विद्या सुख सरलता आरोग्य एवं दीर्घ आयु होती है। ये वाला आप श्लोक करेंगे। अक्षिद गात्रम गूढ़ अस्थि संधि मासो उपिचितम मासीन। तो ये वाला श्लोक याद कर सकते हैं, पहले वाले की हिंदी याद करेंगे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जिस पुरुष में छिद्र ना हो अर्थात शरीर में कहीं भी न्यूनता ना हो, शरीर भरा हुआ हो, इसके अतिरिक्त अस्थि तथा संधि मांस से ढकी हो एवं मांस से शरीर की पुष्टि हो, उसे मांससार पुरुष कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पेशी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं।